हे गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? आप लोग का क्लास बिहार पॉलिटेक्निक का सुबह 8 बजे जो स्टार्ट होती है वो चैनल पे शुरू हो गया है। सभी लोग चैनल पे लाइव आ जाइए। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 40। आपको पता होना चाहिए प्रैक्टिस सेट में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 2020 के लिए देखते हैं। आज हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री फिजिक्स का 60 क्वेश्चन। सो वीडियो को टी लास्ट तक बने रहिएगा। एक बात और आपको बता देना चाहता हूं, आपका पॉलिटेक्निक का टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। उसके लिए आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आपको वहां पर जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि उसी चैनल पे आपको बिहार पॉलिटेक्निक का टेस्ट के साथ साथ थ्योरी भी करवाया जाएगा। और गाइज मैं आपको बता दूं, लगभग 3 से 4 टेस्ट उस चैनल पे ऑलरेडी हो चुका है। सो आपको देना बहुत ज्यादा जरूरी है। उस चैनल का नाम है स्टडी इंडिया अड्डा 2.0। ये सिर्फ टेस्ट और थ्योरी के लिए चैनल बनाया गया और पॉलिटेक्निक वालों के लिए बनाया गया है। सो गाइज जरूर वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक पे क्लिक करके जरूर इस चैनल पे विजिट करें। एक बात और, आप लोग को बहुत प्रॉब्लम आ रही थी कि सर स्टडी मटेरियल जो पीडीएफ होता है डाउनलोड करने में समस्या होता है। तो गाइज आपके पास 3 ऑप्शन है। या तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, या फिर आप गूगल पे डायरेक्ट सर्च कीजिए studyindia.com। उसके बाद फ्री पीडीएफ में या क्लास पीडीएफ का सेक्शन में जाकर आप वहां से इजिली बिहार पॉलिटेक्निक का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 3 ऑप्शन में जो आपको बेस्ट लगे वो ऑप्शन यूज कीजिए। वेबसाइट का नाम मैं फिर से बता रहा हूं, studyindiaadda.com। और टेस्ट जो चलेगा वो स्टडी इंडिया अड्डा 2.0 पे टेस्ट चल रहा है, ठीक है ना। वो टेस्ट आपको देना बहुत जरूरी है गाइस, क्योंकि टेस्ट देने से आपको पता चलेगा कि आप जो स्टडी कर रहे हैं, आप जो यहाँ प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो आपका कहीं कुछ हद तक सही जा रहा है कि नहीं, वो आप खुद को जज कीजिएगा। ठीक है गाइज, आइए हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और आपको मैं बता दूं, प्रत्येक सेशन का आपको 200 प्लस लाइक का टारगेट होता है। तो सभी बच्चों वीडियो को लाइक कर दे जो लाइक नहीं किए, और वीडियो को शेयर करें यार, क्योंकि ये वीडियो आप लोग के लिए ही बनाया जाता है। इतना मेहनत मैं आप लोग के लिए करता हूं। बस आप लोग से मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और जो नए स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और टेस्ट का टाइमिंग जो स्टडी इंडिया अड्डा 2.0 पे जो टेस्ट चलती है वो 7 बजे इवनिंग डेली टेस्ट हो रहा है, ठीक है। सो उस टेस्ट को लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। उस टेस्ट में भी लगभग 100 बच्चों अपेयर हो रहे हैं, उन लोग का रिजल्ट भी जारी किया जाता है। सो आप लोग भी उस टेस्ट में अपेयर हुए। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं गाइस, ठीक है। सभी बच्चों को कमेंट करते हुए चलना है। बच्चों जितने बच्चे हैं सभी को कमेंट करते हुए चलना है। और देखिए मैं आपको बता दूं, मैं वैसा टीचर हूं जो आपको न्यूमेरिकल मतलब समझाऊंगा, दिमाग में घुसेरूंगा कि फॉर्मूला कहां से कैसे लगाना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ऐसे कर दिया इसका ये आंसर हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना गाइस। इसलिए क्योंकि यहाँ मैं आपको सिखा रहा हूं यार, इसीलिए यहाँ पे सीखना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, सभी लोग बनाने का कोशिश करें। जिनसे बन जाती है अच्छी बात, जिनसे नहीं बन जाता है वो कोऑपरेट करें, ठीक है ना। और बिल्कुल मेंटेन करें डिसिप्लिन। डिजिटल क्लासरूम है, डिजिटल क्लासरूम में मेंटेन करना डिसिप्लिन और हॉनेस्टी दिखाना सबसे बड़ी चीज है गाइस, ठीक है। 2 पिंड जिनके द्रव्यमान m1 50 किलोग्राम तथा m2 150 किलोग्राम एक हल्की डोरी द्वारा बांधी है, एक घर्षण रहित क्षैतिज तल पर रखी हुई है, यानी फ्रिक्शनल लेस। ये घर्षण रहित है, यहाँ पे किसी तरीका से फ्रिक्शन नहीं रहता पे रखी है। जब m1 को बल F द्वारा खींचते हैं तो पिंड 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से उत्पन्न हो जाता है। तो F का मान निकालना है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट कहां से लगाना है सर, मैं चैप्टर का नाम बता रहा हूं। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में इस चीज को बारे में पढ़ना है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर इस क्वेश्चन को बनाइए। उसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताता हूं और आपको मैं समझाने का कोशिश करता हूं, ठीक है। बिल्कुल एनर्जेटिक होकर आपको चलना है ना गाइज। आज हम लोग 60 क्वेश्चन देखेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों।
चलिए इसे हम सोल्व करते हैं। चलिए समझिए, अपने स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। दो पिन है बच्चों जिनका द्रव्यमान, एक का आपको दे रखा है 50 केजी, दूसरा का दे रखा है 150 केजी। ठीक है, एक हल्की डोरी द्वारा बांधी जाती है तथा घर्षण रहित क्षैतिज तल पे रखा हुआ है। जब M1 पे बल द्वारा खींचते हैं तो दोनों पिंड की 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से त्वरण होती है, यानी एक्सेलरेशन होता है। तो F का मान निकालना है। सिंपल सी बात है सर, ये क्वेश्चन बस घुमाया था हमको। जिन बच्चों से बनी अच्छी बात, जिनसे नहीं बना वो सीखिए। क्वेश्चन सिर्फ आपको घुमाया है और कुछ नहीं किया। ये क्वेश्चन फोर्स जैसे निकालते हैं, बल जैसे निकालते हैं, उसी तरीका से नहीं निकालना है बच्चों, क्योंकि आप 10th लेवल पे स्टडी कर रहे हैं। 10th लेवल पे स्टडी कर रहे हैं तो इस लेवल से क्वेश्चन ऊपर नहीं बनेगा। NLM में तो क्वेश्चन ऐसा ऐसा बनता है ना कि आप मतलब सोच नहीं सकते हैं, इतना हाई लेवल का क्वेश्चन बनता है। बट ये सब आपको डीपली पढ़ना है। जो IIT ये सब का तैयारी करते हैं ना, उन लोग को पढ़ना होता है। आप सिर्फ पॉलिटेक्निक डिप्लोमा का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं सर? मास 50 केजी दे रखा है, दूसरा का 150 केजी दे रखा है। एक फॉर्मूला सभी लोग पढ़े हैं, फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना दे रखा है? M1 प्लस M2। क्योंकि बच्चों आपको जो फोर्स निकालना है, जब इफ F को लगाइएगा तो ये दोनों बॉडी पे लगेगा ना फोर्स। देखिए दोनों बॉडी पे फोर्स लगेगा, बिल्कुल लगेगा सर, क्योंकि ये बॉडी इस बॉडी से अटैच है तो इस पे भी फोर्स लगेगा। अब ये पता करना है कि किस पे कितना फोर्स लगेगा, ये अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये भी NLM में पढ़ना है, लेकिन वो क्वेश्चन में आपसे नहीं कर रहा है, आपसे सिंपल से क्वेश्चन में कर रहा है। और ये एक्सेलरेशन हो गया। मास कितना हो गया सर? 50 प्लस 150, और एक्सेलरेशन कितना? 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से चल रहा है। ठीक है बच्चों, यानी 200 गुने 5, कितना आंसर आ जाएगा? 1000 न्यूटन। किन्हीं को डाउट होना ही नहीं चाहिए, अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी। आइए से लगा लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पे है। सभी लोग कमेंट करें, ये क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है, थोड़ा समझिए, कमेंट कीजिए। पृथ्वी पर एक सरल लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड दे रखा है। जो दे रखा है उसे पेन से जब आप सोल्व कीजिएगा ना बच्चों, जब आप सोल्व कीजिएगा तो जो दे रखा है उसे पेन से या तो क्वेश्चन में सर्किल कर ले, न्यूमेरिकल बनाने का मैं नियम बता रहा हूं, ठीक है, या फिर उससे लिख ले नीचे कि आवर्तकाल कितना दे रखा है। ठीक है, दो आपको जो अच्छा लगे वो कीजिए। यदि सरल लोलक को चंद्रमा पर ले जाया जाए तो आवर्तकाल की मान क्या होगी? चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 गुना है। ये तो सभी को पता है, जिनको नहीं पता है उसे ये VBI लगाकर याद कर लें बच्चों, क्योंकि ये भी पूछा जाता है। ठीक ना, ऐसे ही पता होना चाहिए, ये चीज पता होना चाहिए। जिनको नहीं पता वो इसे याद कर ले। क्या बोल रहे हैं सर? हम ये बोल रहे हैं ये बात। आइए इसे सोल्व कीजिए सभी लोग। जिनसे नहीं बना है उसे मैं सोल्व करके आपको बताऊंगा। आपको स्क्रीन दिखना है, मैं आपको टाइम दे रहा हूं भाई, एक दो जो आपको टाइम लगे, 1 मिनट टाइम लेकर आप लोग आंसर कमेंट करें सभी लोग। और वीडियो को शेयर करें यार, एटलीस्ट 200 बच्चों को लाइव में जोड़ दीजिए सभी लोग। मैं सबका कमेंट देख रहा हूं, ठीक है ना। अब वीडियो को लाइक कर दें, जो बच्चों अभी तक लाइक नहीं किए सभी लाइक कर दें यार। चलिए मैं आपको बताता हूं, सभी लोग पेन छोड़कर अपने स्क्रीन पे देखें क्या दे रहा है। पृथ्वी पर एक सरल लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड दिया हुआ है। ठीक है जी, आवर्तकाल आपको 2 सेकंड दिया हुआ है। पृथ्वी पे एक सरल लोलक का आवर्तकाल आपको कितना दे रखा है? 2 सेकंड दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, यानी पृथ्वी का टाइम पीरियड 2 सेकंड दिया हुआ है सर। दूसरी बात, यदि सरल लोलक की चंद्रमा पर ले जाया जाए तो आवर्तकाल की मान क्या होगी? यानी चंद्रमा पे आवर्तकाल की मान निकालना है। आपको यह भी दिया हुआ है कि जो G है, तो G हो गया आपको किसका? गुरुत्वीय त्वरण जो है वो पृथ्वी का है, अर्थ का है, और GM जो है मून का है, वो G का 6 है। यानी कहने का मतलब गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 गुना है। ठीक है, किसका है बच्चों? मून का। वही तो मैं कह रहा हूं जी, मून का जो त्वरण है G की अपेक्षा 1/6 गुना है, यही चीज तो लिख रहे हैं। ये चीज पता है सर। सर जब ये चीज पता है आप
तो एक फॉर्मूला समझाया गया था आपको। क्या फॉर्मूला था? टाइम पीरियड जो होता है बच्चों 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। बस इसी चीज को लगाना है बच्चों, इस चीज को लगाकर आपको निकाल देना है। तो सिंपल सी एल सभी में कांस्टेंट है, इसलिए आपको सिर्फ, और ये भी तो कांस्टेंट है, ये हटा दीजिए। टाइम पीरियड जो हुआ बच्चों वो आपको, हाँ, अंडर रूट 1 बाई जी, इस पे आपको डिपेंड करता है। बस इस चीज को लगाइए, निकल जाएगा। वही चीज मैं कर रहा हूं, देखिएगा। सभी लोग अपने स्क्रीन पे देखिए, अच्छे से देखिए, किन्हीं को डाउट नहीं होना चाहिए। टाइम पीरियड बच्चों मैं मून का लिख रहा हूं, मून का बाई टाइम पीरियड अर्थ का, ठीक है। तो मून का लिख रहे हैं तो ऊपर में किसका आएगा जी? अर्थ का आएगा ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ऊपर में अर्थ का आएगा। अर्थ का क्या है? जी। और मून का क्या है बच्चों? जीएम जो मून का है वो G/6। पहले ऐसे लिख दीजिए, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहां तक तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो Tm/T इज इक्वल टू जी। जीएम क्या होता है बच्चों? G/6 निकाले हैं सर, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ऐसे याद भी है सर हमको, ऐसा मत सोचिए। जब आप इसे सोल्व कीजिएगा बच्चों तो आपके पास जो एग्जैक्ट डाटा आएगा वो आ जाएगा। यहाँ पे आपको पुट करना है, टी कितना दे रखा है? 2 सेकेंड दे रखा है, इसीलिए Tm इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ये जी से जी कट जाएगा, यानी √6 ऊपर जाएगा तो √6 हो जाएगा। जब आप इसे सोल्व कीजिएगा तो आपके पास Tm जो मिलेगा वो 2√6 मिलेगा, यानी कहने का मतलब सर 4.9 सेकेंड, ठीक है। ऑप्शन 4.9 सेकेंड जो है, ऑप्शन बी जो है आपका राइट हुआ, ठीक है। आपका ऑप्शन बी राइट हुआ। देखिए, मैं आपको इस क्वेश्चन में टाइम लेकर इसलिए समझाया बच्चों, ये क्वेश्चन इतना इजी है, फिर भी आपको फॉर्मूला भी पता है। थोड़ा सा नहीं सोचिएगा, ये चीज आप नहीं अच्छे से लिखिएगा ये चीज, तो आप गलत कर बैठिएगा, ठीक है। इसीलिए इस क्वेश्चन को टाइम देकर आपको समझाएगा। किन्हीं को डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। सभी लोग इस क्वेश्चन को बनाएं, ठीक है ना, सभी लोग इस क्वेश्चन को बनाएं। एक कंपित वस्तु है, ठीक है। 1 सेकेंड में 240 कंपन करती है। 1 सेकेंड में कितना करती है जी? 240। 1 सेकेंड में 240 करती है। वायु में ध्वनि की चाल 320 मीटर प्रति सेकेंड, प्री डिफाइंड, सभी को पता होना चाहिए। कंपित वस्तु के द्वारा किए गए 15 कंपन में वायु में ध्वनि कितना दूर जाएगी? क्वेश्चन लग रहा होगा बहुत टफ है, बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन बहुत सरल है बच्चों। और इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ठीक है ना। ये साउंड का है, यानी कहने का मतलब मैं आपको बता दूं ना, अभी तक हम लोग सारा चैप्टर का क्वेश्चन देख लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसलिए जो प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे हैं उन लोग को मैं बार बार बोलता हूं, देखना जरूरी है बच्चों। क्लास 1 से देख लीजिए आप टिल, जब भी आपको टाइम मिलता है तो आप अपना टाइम निकाल के वो सब लेक्चर को भी बात कीजिए, क्योंकि वो सब लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया हुआ है, ठीक है ना। इसलिए मैं बोलता हूं, और जो पिछला क्वेश्चन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस टॉपिक पे उसके जो G/6 जो चंद्रमा वाला था, उस पे हम 3-4 क्वेश्चन करवाए हैं उस टाइप का, इसलिए आपको बोला जा रहा है, ठीक है ना। इसलिए मेरा बात को नजरअंदाज नहीं कीजिएगा, सबको वो सब लेक्चर देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए देखिए, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इतना देर में आप लोग सोल्व कर दिए होंगे, अब हम सोल्व करते हैं, ठीक है। 240 कंपन में लिया गया समय 101, देखिए समझिए क्या क्वेश्चन कर रहा है। क्वेश्चन है बच्चों कि 240 कंपन में कितना लग जाता है सर? 1 सेकेंड। देखिए क्वेश्चन में दे रखा है भाई, क्वेश्चन में ये चीज दे रखा है, 1 सेकेंड में 240 कंपन करती है। एक कंपन में लिया गया समय, अगर हम एक कंपन के लिए निकालें, एक कंपन में लिया गया समय 1/240 हो जाएगा। ये तो एकक नियम से निकाल देना है आपको। उसके बाद 15 कंपन में लिया गया समय, 15 कंपन में लिया गया समय आपको निकालने के लिए 1/240 गुने 15 कर दीजिए, क्योंकि आपको कंपित वस्तु द्वारा 15 कंपन में निकालना है, ठीक है। लिया गया समय निकाल रहे हैं अभी, 15 कंपन में जो समय लग रहा है वो कितना आ गया जी? 15/240। जब इसे सोल्व कीजिएगा 15, तो आपके पास आ जाएगा बच्चों 1/16 सेकेंड। यानी कहने का मतलब 15 कंपन में सर हमको निकल गया क्या? 15 कंपन में हमको टाइम निकल गया, 15 कंपन में 1/16 सेकेंड लगेगा। अब आपको वायु में ध्वनि की ध्वनि, हाँ, कितनी क्या निकालना है जी?
कंपित वस्तु द्वारा किए गए 15 कंपनों में वायु ध्वनि कितनी दूर जाएगी। आपको डिस्टेंस निकालना है सर, डिस्टेंस निकालना है बच्चों। तो आपको देखिए डिस्टेंस निकालना है, आपको टाइम मिल गया, समय मिल गया, उसके बाद आपको चाल भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो आप सिंपल से सोचिए, कुछ मत सोचिए। एक दूरी का फॉर्मूला पढ़े थे ना, डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़े थे कि वेलोसिटी इनटू टाइम होता है सर, यानी चाल गुने समय होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर। वही फॉर्मूला लगाना है मेरे दोस्त, वही फॉर्मूला लगाइए। ध्वनि द्वारा इस समय पे तय गई दूरी निकालने के लिए, डिस्टेंस निकालने के लिए ध्वनि की चाल, ध्वनि ये तो सभी को पता होगा जी, फिर भी लिख देता हूं, ध्वनि के चाल गुने समय, ठीक है। तो ध्वनि की चाल कितना दे रखा है, 320 क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन देखे सभी लोग। उसके बाद समय कितना लग रहा है, 1/16 सेकेंड का टाइम लग रहा है। इसे जब सोल्व कीजिएगा तो 20 मीटर। आइए थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूं बच्चों कि देखिए ये क्वेश्चन में आप लोग गलत, जिनसे बनी बहुत अच्छी बात, जिनसे नहीं बना वो थोड़ा सा सीखे कि मैं कैसे निकाला। इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन डी। देखिए एक कंपित वस्तु में 1 सेकेंड में इतना कंपन करता है। वायु में ध्वनि के चाल दे रखा है आपको, कंपित वस्तु कितनी दूरी की जाएगी ये निकाल। पहले 15 कंपन में कितना टाइम लगेगा तब ना आप निकालिएगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है बच्चों 15 कंपन में वायु में ध्वनि कितनी दूर जाएगी 15 कंपन में। इसलिए 15 कंपन में सबसे पहले समय निकाल लिए, उसके बाद डिस्टेंस निकालने के लिए चाल गुने समय कर दिए। आपके पास आंसर हाजी, किन्हीं को डाउट होना ही नहीं चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स ऑन योर स्क्रीन। किसी तरीका के डाउट है आप बेशक कमेंट करके पूछ सकते हैं गाइस, क्योंकि इतना मेहनत, इतना अच्छे तरीका से आप लोग के लिए समझाया जा रहा है। तो वीडियो को जो अभी तक लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे। अपना टारगेट पूरा दें यार, 200 लाइक का टारगेट होती है आप लोग की, ठीक है ना। मैं आपको बता रहा हूं जो मन से क्लास किया है ना, उनको कोई ऑफलाइन क्लासेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में हम लोग यही चीज करवाते हैं। आपको ये चीज पता होना चाहिए। एक रिएक्टर और इवन आप लोग को टेस्ट भी करवाया जा रहा है यार, टेस्ट भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और आप अगर ऑफलाइन क्लासेस करते हैं तो वहां हर एक चीज का पेड करना पड़ता है पैसा। आप सोच सकते हैं यहाँ पे पीडीएफ भी आपको फ्री में दिया जाता है, मटेरियल भी फ्री में दिया जाता है। बस आप लोग से उम्मीद होती है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो किस बात की देरी कर रहे हैं, वीडियो को लाइक करें जो नहीं किए और वीडियो को शेयर करें सभी लोग। और टेस्ट सभी को देना है बच्चों, पॉलिटेक्निक का टेस्ट सभी को देना। आइए क्वेश्चन देखिए, 54 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इतना देर में आप लोग बना लिए होंगे और आंसर भी चाहिए हम लोग मुझे। एक रिएक्टर U-235 नाभिक के विखंडन से 3.2 इंटू 10⁻⁻⁻ जूल ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो प्रतिदिन 5 मेगावाट की दर से ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए विखंडनों की संख्या क्या होगी। अच्छा क्वेश्चन है, सोचना है, उसके बाद आपको बनाना है। विखंडनों की संख्या पूछ रहा है, आप बनाइए और मैं समझाता हूं। चलिए जिनसे बन गया अच्छी बात, जिनसे नहीं बना वो अपना स्क्रीन पे देखें, घबराना नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है, इसे बनाते हैं। सबसे पहली बात 5 मेगावाट, इसे हम लोग जूल में कर लेंगे बच्चों, ठीक है ना। इसे जूल पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। 5 मेगावाट को जूल पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये हो गया यहां तक क्लियर। प्रतिदिन ऊर्जा की आवश्यकता जो होती है वो कितना होती है, वो सबसे पहले निकालिए। मैं समझा दूंगा ये सब चीज क्यों निकाला जा रहा है, पहले आप लोग सीख लीजिए, उसके बाद प्रतिदिन ऊर्जा, थोड़ा सा संयम रखिए, ठीक है ना। कोई चीज सीखने के लिए थोड़ा सा संयम का जरूरी पड़ता है बच्चों, ठीक है। इसलिए घबराना नहीं है, अभी अपने पास बहुत टाइम है, उस टाइम में हम लोग प्रिपरेशन कर लेंगे। प्रतिदिन ऊर्जा का आवश्यकता जो निकलेगा वो 5 गुने 10⁻6 इंटू 24 गुने प्रतिदिन 24 गुने 60 इंटू 60, यानी कहने का मतलब 4.32 इंटू 10⁻11। ठीक है, यहां तक नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, मैं आपको समझाऊंगा बाद में। चूंकि 3.2 इंटू 10⁻11 जूल ऊर्जा पैदा करने के लिए आवश्यक विखंडन की संख्या कितना है बच्चों, 1 है। यूनिटरी मेथड है, देखिए फिजिक्स में कितना यूज हो रहा है। 3.2 जूल ऊर्जा पैदा करने के लिए एक रिएक्टर के जरूरी है, ठीक है। विखंडन कितना हो रहा है, एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो समझिए बच्चों
हाँ कलर को चेंज कर लेते हैं। 3.2 इंटू 10⁻⁻11 जूल उत्पन्न करने के लिए एक रिएक्टर की आवश्यकता है। एक पैदा करने के लिए 3.2 इंटू 10⁻⁻11 सॉरी मिस्टेक हो गया यहाँ पे, 1 होगा ना, 1/3.2 इंटू 10⁻⁻11। उसके बाद आपसे जो पैदा करना है भाई कि इतना जूल एनर्जी खपत करने के लिए कितना विखंडन की आवश्यकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सिंपल सी 4.32 इंटू 10⁻11 के लिए बच्चों 1/3.2 इंटू 10⁻⁻11 गुने 4.32 इंटू 10⁻11 कर लीजिएगा। जब आप इसे सोल्व कीजिएगा तो आपके पास जो वैल्यू मिलेगा वो लगभग 1.35 इंटू 10⁻22। चलिए अब मैं आपको समझाता हूं, स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। आंसर जो आ गया, कौन सा आंसर आ गया, 1.35 इंटू 10⁻22। ऑप्शन है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। समझिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक रिएक्टर है, ये U-235 नाभिक के विखंडन में इतना जूल उत्पन्न होती है। ठीक है, एक रिएक्टर में, ठीक है, कि विखंडन से इतना जूल उत्पन्न होती है। प्रतिदिन 5 मेगावाट की दर से ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए विखंडनों की संख्या, प्रतिदिन पूछा है भाई, प्रतिदिन 5 मेगावाट से लिए, तो प्रतिदिन ऊर्जा की आवश्यकता निकालने के लिए 500 मेगावाट तो 5 मेगावाट होता है, यानी प्रतिदिन में कितना बच्चों, 24 घंटा। प्रतिदिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा होता है, इसीलिए 24 से मल्टीप्लाई कर दिए। और एक घंटा में कितना होता है बच्चों, 3600 सेकेंड होता है सर। एक घंटा में, एक आवर में 3600 सेकेंड, इसलिए 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ पे हमको पता चल गया प्रतिदिन ऊर्जा की आवश्यकता जो है इतना है। क्वेश्चन में दे रखा है कि इतना ऊर्जा करने के लिए एक विखंडन होता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको विखंडनों की संख्या निकालना है इतना के लिए। इतना के लिए प्रतिदिन ऊर्जा की आवश्यकता इतना होता है ना, तो इतना के निकालना है आपको, तो इतना के आप इजीली से निकाल सकते हैं एक नियम लगा के। किन्हीं को डाउट नहीं होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 55। अच्छा क्वेश्चन है, सोचिए बनाइए। किसी संयंत्र का शक्ति स्तर 1 वाट है, प्रति सेकंड विखंडित होने पर यूरेनियम नाभिकों की संख्या क्या होगी। और जो बच्चों को टेस्ट का लिंक नहीं पता है वो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लें, वहां पे टेस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर डेली 7 बजे टेस्ट लगाने का हैबिट बनाए, शाम 7 बजे। ठीक है ना बच्चों, चलिए हाँ बनाइए इस क्वेश्चन को, सभी लोग बनाएं, उसके बाद हम इसका आंसर आपको बताएंगे। सभी का कमेंट आना चाहिए, मैं सबका कमेंट देख रहा हूं। किसी संयंत्र की शक्ति स्तर पर 1 वाट है, प्रति सेकंड विखंडित होने वाली यूरेनियम नाभिकों की संख्या आपसे पूछा जा रहा है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लगाना पड़ेगा बच्चों। थोड़ा सा मैं बोला था एक चीज, एक क्वेश्चन पहले भी इस टाइप का करवाया था, वहां एक चीज बोला था कि एक नाभिक के विखंडन में कितना ऊर्जा प्राप्त होती है, रट के रखना। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके करवाया था। चलिए किन्हीं को नहीं पता है मैं फिर से लिख देता हूं। एक नाभिक का विखंडन होता है बच्चों, तो लगभग 200 ये इतना एनर्जी की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऊर्जा प्राप्त होती है, आवश्यकता नहीं होता, विखंडन होगा तो ऊर्जा प्राप्त होगी, सॉरी, इतना ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, ये बताया हुआ है, ठीक है आपको, एक नाभिक का विखंडन में। तो बच्चों समझिएगा, प्रति सेकेंड नाभिक का विखंडित नाभिक की संख्या अगर निकालते हैं, एक नाभिक का विखंडन में इतना ऊर्जा प्राप्त होती है, हमको प्रति सेकेंड निकालना है बच्चों। ठीक है, प्रति सेकेंड निकालना है। ये क्या है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है ना, ये है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर इसे वोल्ट में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है ना, तो वही तो पूछा जा रहा है, प्रति सेकेंड आपसे पूछा जा रहा है बच्चों। तो प्रति सेकेंड विखंडित नाभिकी की संख्या निकालने के लिए प्रति सेकेंड विखंडित
विखंडित नाभिकों की संख्या, नाभिकों की संख्या। सीखिए, यहां पे मैं आपको बता रहा हूं ना, ऐसा क्वेश्चन मुझे नहीं करवाने का शौक भी नहीं है बच्चों कि जिससे आपसे हो जाए वो क्वेश्चन। मैं देख रहा था और सब जो चैनल है वहां पे सिर्फ इतना इजी लेवल का क्वेश्चन कर रहा है, काइनेटिक गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है। अरे भाई वो सब 10th लेवल का है। आप एक बच्चों को इंजीनियर बनाने जा रहे हो तो कुछ उस लेवल का क्वेश्चन करवा दो यार, जो रियलिटी है। या फिर नहीं आता है तो मत करवाओ, किसी को चीट नहीं करना है, ठीक है ना। इसीलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, प्रति सेकंड विखंडित नाभिकों की संख्या आपको अगर निकालने के लिए कहा जाए तो सिंपल सी क्या करना है, 1 जूल बाय 200 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस वोल्ट को चेंज कर लीजिए। सबसे पहली बात, 1 इंटू बोला था ना, इसे चेंज करना है 200 इंटू 1 पॉइंट, हाँ 10 टू द पावर -19 और 10 टू द पावर 6 हो गया मेगा के लिए, ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ये वोल्ट में हो गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 -19 होगा। हाँ जी, चलिए इसे जब आप सोल्व कीजिएगा तो आपके पास जो वैल्यू मिलेगा वो 3.125 इंटू 10 टू द पावर 10। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े, किन्हीं को डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है बच्चों। देखिए क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, यदि 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 1 प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों के बीच नाभिकीय बल ये दे रखा है तो प्रदर्शित करता है जी। अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। मैं जो तो मन कर रहे क्वेश्चन आपको नहीं बताया जाए, लेकिन इस चैनल पे नए बच्चों भी आ जाए होंगे क्लास में, इसलिए मुझे बताना पड़ेगा। जो जानते हैं उनके लिए अच्छी बात, जो नहीं जानते हैं थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। क्वेश्चन करवाया हुआ है जी, आपसे जो पूछा जा रहा है बच्चों वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही बारे में पूछा जा रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहां होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है बच्चों। इसलिए सर प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच जो बल होती है, नाभिकीय बल होती है, न्यूक्लियर फोर्स होती है, वो बच्चों इक्वल होती है। ये चीज तो पता होगा ना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है और बाहर में क्या होता है, बाहर में इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, इस टाइप से। ये तो आपको पता होगा कि बाहर में इलेक्ट्रॉन इवॉल्व करते रहता है, ठीक है ना बच्चों। प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, बाहर में इलेक्ट्रॉन होता है, पहले 2 इलेक्ट्रॉन फिर 8 इलेक्ट्रॉन, इस टाइप से। ये सब तो आपको पता होगा, ये कॉन्सेप्ट भी समझाया गया, इसलिए 56 का ये जो बोल रहे थे उनका करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव ऑन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 57। देखें, अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, पिछला क्वेश्चन अच्छा था, वो क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2020 के लगाइएगा। एक छोटी लोहे की गेंद क्षैतिज विद्युत चुंबकीय ध्रुवों से के माध्य रखकर छोड़ दी जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सी कथन सत्य है। यार ये बहुत इजी क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, पहले क्वेश्चन करवाया हुआ है, इसलिए क्वेश्चन को आप बताइए। और एक बार जो क्वेश्चन करवा दिया गया है वो क्वेश्चन समझाने का फिर मन नहीं करता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से रूल के साथ मैं समझाया था उस टाइम। ये इसका राइट आंसर की बात करें बच्चों, यह दोनों ध्रुवों की मध्य दोलन करने लगेगी, ठीक है, दोनों जो पोल होगा वहां पे मध्य में दोलन करने लगेगी, ऐसा कंडीशन आपको दे रखेगा तब, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं करवाऊं, इसलिए क्वेश्चन को मैं स्किप करके आगे बढ़ता हूँ। ये क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीट हुआ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्रीवियस क्लासेज आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब प्रीवियस क्लासेस के लिए आपको सिंपल सी क्लास नंबर सर्च कीजिए। आपको अगर देखिए प्लेलिस्ट तो बना हुआ है, चैनल पे आइए, चैनल पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में मिशन पॉलिटेक्निक करके प्लेलिस्ट है, वो प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। अन्यथा अगर वहां पे अगर प्रॉब्लम हो रही है, उस टाइप से आपको नहीं आ रहा है सर्च करने, तो यूट्यूब का सर्च में देखिए क्लास 2 पॉलिटेक्निक, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 बिहार पॉलिटेक्निक स्टडी इन अड्डा खाली लिख दीजिएगा, आपके पास वो वीडियो आ जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन है कि 100 फेरोबालिक कुंडली में से गुजरने वाले फ्लक्स 0.1 सेकेंड में 0.1 वेबर हो जाए तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचिए बनाइए क्या होगा, ठीक है ना बच्चों। 58 का विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा, समझ रहे हैं क्या बोला जा रहा है।
विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है ना बच्चों, उसके बारे में पूछा जा रहा है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ क्या होगा आपसे। चलिए इससे जिनसे बन गया अच्छी बात। इसका एक फॉर्मूला होता है बच्चों, ई जो होता है, ई क्या हुआ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हुआ एन इंटू डेल लैम्डा बाई डेल टी। सब बताऊंगा। ये कहाँ पढ़ना है सर, ये आपको बस अभी फॉर्मूला याद रखना है। ये आपको 12th में पढ़ना है, इसका डेरिवेशन में 12th वालों को करवाता हूँ, डिराइव करके सिखाता हूँ ये चीज कहाँ से आया, ठीक है ना। तो अभी बस आपको ये चीज याद रखना है, ये फॉर्मूला, ठीक है। कुछ कुछ फॉर्मूला 12th के बेसिस पे आपसे पूछा जा रहा हो। आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा ना वो बस फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट को लेके पूछेगा, और इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, इसलिए जो बोलता हूँ उस चीज को याद रखिए। एन का वैल्यू नंबर ऑफ टर्न्स, कितना फेरो, 100 फेरो, लिख दिए सर, एन 100 दे रखा है क्वेश्चन में। डेल लैम्डा जो है इसके बारे में बोल रहा है 0.1 वेबर हो जाता है, मैग्नेट के बारे में, ठीक है। मैग्नेटिक गुजरने वाली फ्लक्स 0.1 सेकंड में 0.1 वेबर हो जाता है। अच्छा हाँ, डेल, सॉरी मिस्टेक कीजिएगा, फ्लक्स के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे डेल लैम्डा क्या हुआ, फ्लक्स हुआ। तो फ्लक्स 0.1 सेकेंड कितना टाइम के लिए, 0.1 वेबर कितना टाइम के लिए, 0.1 के लिए। जब इसे आप हम लोग सोल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू मिलेगा वो 100 वोल्ट। किन्हीं को डाउट नहीं, क्लियर, बस इस चीज को याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन 49 है बच्चों, दो चालक श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध 25 ओम है, परंतु उन्हें समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध 4 ओम है, तो चालकों की प्रतिरोध क्या होगी, चालकों की प्रतिरोध क्या होगी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है जी, सोचिए समझिए और इस क्वेश्चन को सभी लोग बनाएं, ठीक है। किन्हीं को डाउट नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन में बच्चों, ये क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं करना है यार। जो बच्चों इस चैनल से रेगुलर पढ़ रहे हैं वो अगर मिस्टेक करते हैं तो बहुत दिक्कत की बात है। ये क्वेश्चन इतना इजी है यार, इतना बार समझाया हूँ, क्वेश्चन को समझिए, पहले फिगर बना ले, ना कुछ बुझा रहा है, फिगर बना ले, उसके बाद सब दिमाग में बुझाएगा, ठीक ना। जो बोल रहा हूं उसे सुनिए और निकालिए। परंतु उन्हें समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध चालकों की प्रतिरोध क्या होगा, एक क्वेश्चन कहा जा रहा है। या फिर ऐसे सोचिए, आइए इसे सोल्व करते हैं। जिनसे सोल्व हुआ अच्छी बात, जिनसे नहीं सोल्व हुआ वो सीखिए समझिए। दो चालक श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, श्रेणी क्रम दो चालक है, ठीक है, एक R1 है दूसरा R2 है, इसका रेजिस्टेंस है, ठीक है। दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, इनका प्रतिरोध जो है, तुल्य प्रतिरोध कितना है, 25 ओम। श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद क्या आता है बच्चों, 25 ओम आता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है सभी को। हाँ, उसके बाद क्या कर रहा है, परंतु उन्हें समांतर क्रम में जोड़ने पे 4 ओम का प्रतिरोध, समांतर क्रम में दो रेजिस्टेंस के लिए सिखाया गया है, R1 R2 बाई R1 प्लस R2, इस तरीका से 4 ओम है। मैं आपको ये क्वेश्चन दो तरीके से बताऊंगा। पहले आपको सॉल्यूशन बताता हूं, प्रोसेस बताता हूं, उसके बाद ऑप्शन से कैसे चेक करेंगे, ठीक है बच्चों। तो R1 R2 कितना है सर, 25 है, तो R1 इंटू R2 कितना हो गया, 25 चौको 100, इसका वैल्यू रख दीजिएगा 25 रख दीजिए, तो इंटू हो जाएगा 25 चौको 100। तो कहने का मतलब सर R2 कितना आ गया, 100 बाई R1, R2 आ गया 100 बाई R1। और इस चीज को पुट कीजिए इस इक्वेशन में, तो देखिए मैं आपको दो प्रोसेस से बताऊंगा, इधर सेकेंड प्रोसेस अपना समझना है। पहला प्रोसेस सीखिए, प्रोसेस सीख लीजिए, उसके बाद वो भी प्रोसेस वो इजी लगेगा, ठीक है ना। पहले लॉन्ग देखते हैं, उसके बाद आसान देखेंगे, आपको जो अच्छा लगे उससे बनाकर आना है। अब R2 कहने का मतलब बच्चों देखिए, R2 को वैल्यू रखिए उसमें, R1 प्लस 100 बाई R1 इज इक्वल टू 25, यानी R1 के स्क्वायर। हाँ जी, देखिए जब इसे आप सोल्व कीजिएगा बच्चों तो आपके पास जो इक्वेशन मिलेगा वो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में।
ये प्रोसेस बहुत ज्यादा लंबा है, आप इसे ऐसे सोल्व करके बना सकते हैं, ठीक है। सेकेंड प्रोसेस क्या है, हम लोग सेकेंड प्रोसेस समझते हैं। ये प्रोसेस एग्जाम के लिए नहीं होता बच्चों, ये प्रोसेस किस चीज के लिए होता है, बोर्ड एग्जाम के लिए होता है। क्लियर है सभी को, ये प्रोसेस होता है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो सर आप कौन सा प्रोसेस कहना चाह रहे हैं बच्चों, मैं ये प्रोसेस करना चाह रहा हूं। देखिए सेकंड प्रोसेस, देखिए आपको कंपटीशन निकालना, तो सेकंड प्रोसेस समझिए। पहला प्रोसेस बोर्ड के लिए था, ठीक है। तो सेकंड प्रोसेस है, क्वेश्चन है R1 प्लस R2 कितना लाना है सर, 2500, और R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2 कितना लाना है, 4, यही ना लाना है जी। तो अब इस ऑप्शन को पुट कर लीजिए सब में, तो R1 इससे मानिए, R2 इससे मानिए, R1 इसे मानिए, R2 इसे मानिए, R1 इसे मानिए, R2 इसे मानिए, R1 इसे मानिए, R2 इसे। तो कहने का मतलब सारा ऑप्शन में आपको 17 प्लस 8 25, 9 प्लस 16 25, 15 प्लस 10 25, 20 प्लस 100 25, यानी कहने का मतलब सब में 25 है। श्रेणी क्रम में सब जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें आपको R1 प्लस R2 20 प्लस 5 यानी 25 मिल रहा है। R1 प्लस R2 25 मिल रहा है। अब हमको देखना है R2, ये देखना है R1 इंटू R2 पैरेलल क्रम में। देखिए R1 कितना है बच्चों, 20 है, R2 कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। 20 प्लस 5 कीजिएगा तो 20 25 100 बाई 25, यानी 25 चौका 100। आपने पास 4 मिल गया भाई, 4 ओम मिल गया। पैरेलल में 4 ओम मिल रहा है ये ऑप्शन में। जब ये दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाइएगा तो आपको तुल्य प्रतिरोध 4 ओम को मिलेगा, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। देखिए जब सीरीज में लगाए तो 25 ओम मिल रहा है, 20 प्लस 25, जब पैरेलल में लगाए तो 4 ओम मिल रहा है, तो यही तो क्वेश्चन कर रहा है। अच्छा सर एक और देख लीजिए। अच्छा बच्चों इसको देख लेते हैं, इसको पैरेलल सीरीज में मिल रहा है 25 ओम, पैरेलल में देखते हैं 15 प्लस 10 प्लस 25 यानी 150 बाई 25, 4 तो नहीं आएगा जी, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो। समझ गए ना कैसे निकाले। दो चालक है, ठीक है, उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन में देख लीजिए दोनों चालक को श्रेणी क्रम में जोड़िए, या तो 25 ओम किस में आता है उससे कंसीडर कीजिए। उसके बाद आपको समांतर क्रम यानी पैरेलल में जोड़िए, तो उसके बाद देख लीजिए 4 ओम किस में आता है। तो ये प्रोसेस इसको बनाना है, और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होना चाहिए। मैं जो प्रोसेस बताया था पिछली बार, वो कुछ देर पहले बताया था बच्चों, वो बोर्ड के लिए था। मेंशन कीजिएगा मेरा पॉइंट, वो बोर्ड के लिए था, लेकिन इजी वे में आप ऐसे बना सकते। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। किसी ठोस धातु में 16 इंटू 10 टू द पावर 21 परमाणु है। यदि ठोस के 0.5% परमाणुओं में से प्रत्येक 1 इलेक्ट्रॉन निकाले जाए तो ठोस क्या आएगी। सोचिए और इस क्वेश्चन को बताइए, ठीक है। सभी लोग से करेक्ट आंसर आना चाहिए। और जो वीडियो को अभी लाइक नहीं किया गाइस, वीडियो को लाइक कर दे यार, और शेयर कर दे, और टेस्ट जरूर दे। टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। डिप्लोमा का टेस्ट आपको लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि गाइस पढ़ाई से ज्यादा टेस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि टेस्ट आपको जज करता है कि आपका मेहनत जो है रंग ला रहा है या नहीं ला रहा है, इसलिए टेस्ट जरूर दे। और वहां पे जो टेस्ट आपको कराया जाता है बिल्कुल डिजिटली वे में करवाया जाता है, उसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रखा हुआ है, वहां से जाकर उसे आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। वहां पे आपको टाइमर भी चलेगा, ठीक है ना, टाइमर भी चलते रहता है। टाइमर के अनुसार टाइम दिया जाता है क्वेश्चन पे, और उस क्वेश्चन को आपको बनाना होता है। क्वेश्चन है किसी धातु में, हाँ चलिए इसे मैं सोल्यूशन करता हूँ, सभी लोग से कमेंट आना चाहिए। चलिए इसे सोल्व करते हैं बच्चों। देखिए सभी लोग स्क्रीन देखिए, अपना पेन कॉपी छोड़कर स्क्रीन पे देखिए। सोच समझिएगा, क्वेश्चन समझने वाली है। किसी ठोस धातु में इतना परमाणु है, ठीक है, इतना परमाणु है, प्रोटॉन है। यदि ठोस को 0.5% परमाणुओं से प्रत्येक से 1 इलेक्ट्रॉन निकाला जाए तो ठोस क्या आएगी। एक चीज मैं आपको सिखाया था कि देखिए एक तरफ जब प्रोटॉन निकलता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाती, जिसपे जाती है उस पर पॉजिटिव चार्ज आती है, और जिससे निकलता है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाती है, उस पर ऋणावेश हो जाती है। ऋणावेश और धनावेश का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, क्योंकि देखिए आंसर जो आंसर दे रहा है उसमें ऋणावेश धनावेश। धनावेश कहने का मतलब सर उस पे जिसपे पॉजिटिव चार्ज है वो धनावेशित है, और जिसपे नेगेटिव चार्ज है वो ऋणावेशित है। समझ रहे हैं ना मेरा बात। चलिए जो मैं बोल रहा हूँ चलो आप समझ रहे होंगे, अच्छी तरीका से ये चीज बताया हुआ भी आपको। तो देखिए बच्चों निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, जो निकल रहा है इलेक्ट्रॉन उसकी संख्या मैं निकाल रहा हूं। देखिए कितना दे रखा है, किसी धातु से इतना परमाणु निकल रहा है, तो मैं बता रहा हूं, आप समझिएगा थोड़ा। यदि ठोस में 0.5 परमाणुओं में से प्रत्येक से एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाए, ठीक है, तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या 0.5% बाई 100 कर लेंगे, तो यहां से 8 गुने 10⁻19 आ गया। उसके बाद अर्थात ठोस से निकलने वाली ऋणावेश, देखिए बच्चों अब यही तो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा था, ठोस से निकलने वाला निकला ऋणावेश किसके बराबर होता है बच्चों? ठोस द्वारा प्राप्त, ये बहुत इजी चीज है यार, मैं समझाऊंगा। धनावेश वही चीज तो बोल रहा था, क्या सर आप बोल रहे थे कि देखिए अगर किसी जैसे ही ठोस है तो इससे अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है बच्चों, इससे अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इस ठोस में क्या आ जाएगा? इस ठोस में पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जिसमें ही जा रहा है जॉन ठोस में, वहां पे वो ऋणावेश कर देगा। यही चीज तो बोल रहे हैं, ठोस से निकला ऋणावेश ठोस द्वारा प्राप्त धनावेश के बराबर है। तो जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना ही तो प्रोटॉन चार्ज आएगा, जितना नेगेटिव चार्ज जाएगा, जितना नेगेटिव चार्ज उस पे माइनस कीजिएगा इधर, उतना पॉजिटिव हो जाएगा। जितना इलेक्ट्रॉन निकालेगा उतना प्लस चार्ज इधर आ जाएगा। उस चीज को मैं ये समझाना चाह रहा हूं, इसलिए आपको निकालना है। देखिए एनी कितना हो गया, नंबर ऑफ इजेक्शन कितना हो रहा है 8 इंटू, या नंबर ऑफ इंजेक्शन निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 इंटू 10⁻19 इंटू इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होती है बच्चों, चार्ज, सॉरी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज लगा दीजिए। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो 12.8 कूलम आपको आंसर मिल जाएगा। किन्हीं को डाउट है बच्चों? 12.8 कूलम धनावेश, ठीक है। ठोस से निकला हुआ ऋणावेश 12.8 कूलम धनावेश के बराबर होगा, ठीक है ना बच्चों। ठोस से निकला हुआ जो ऋणावेश होगा वो 12.8 कूलम धनावेश के बराबर होगा। थोड़ा सा सोचिए, मैं फिर से समझा रहा हूं, क्योंकि बच्चों इसमें आप कंफ्यूजन कीजिएगा, लेकिन कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। मैं बहुत इजी तरीका से आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना। इसलिए आपको थोड़ा सा लिटिल, देखिए न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो एनसीईआरटी पढ़ा कीजिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी का नॉलेज हल्का फुल्का रखिए, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि गाइज थोड़ा सा आपको मैच्योर होकर सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। न्यूमेरिकल में थोड़ा सा माइंड को कंसंट्रेट करके सोचना पड़ेगा। साइंस का न्यूमेरिकल बहुत अच्छा होता है क्वेश्चन, ठीक है ना। इसी में अधिकतर बच्चों कंफ्यूज करते हैं। रटने वाले तो कोई भी रट के ले आएंगे, लेकिन जो शार्प माइंडेड हो गए वो न्यूमेरिकल करके आते हैं, उनका रिजल्ट अच्छा होता है, उनका रैंक अच्छा होता है। तो मैं आपसे बोलता हूँ शार्प माइंडेड बढ़िए। क्वेश्चन में देखिए डायरेक्ट दे रखा है कि कितना निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल लिए, इतना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। एक चीज आपको पता होना चाहिए कि जितना ऋणावेश होता है उतना धनावेश के बराबर होता है। तो ठोस से निकला हुआ ऋणावेश आपको आ गया, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, इतना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो इस चीज को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये जितना ऋणावेश निकला वो धनावेश के बराबर हो गया, यानी 12.8 कूलम। किन्हीं को डाउट नहीं होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। हाँ, क्वेश्चन है 61। एक 250 वाट का हीटर पानी को 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के लिए 6 घंटे के लिए प्रयोग किया जाता है। तो पानी का प्रारंभिक ताप 0 डिग्री सेल्सियस है, तो पानी का द्रव्यमान क्या होना चाहिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। आइए इसे सोल्व करते हैं। पानी का द्रव्यमान पूछा जा रहा है, पानी का मास। सबसे पहले पानी का द्रव्यमान निकालने के लिए एक डेल्टा क्यू जो है, डेल्टा क्यू एम एस डेल्टा टी, एम एस डेल्टा टी के बराबर। डेल्टा क्यू क्या है सर? हीट चेंज, यानी हीट जो हुआ वो एम एस डेल्टा टी। तो सबसे पहले हमको हीट चाहिए सर, उसके बाद स्पेसिफिक हीट तो पता है सर हमको, पानी का पता है, टेम्परेचर भी पता है, यानी हीट कैसे निकालना है। तो सबसे पहले हीट जो होता है सर, एक फॉर्मूला बताए थे, पावर गुने टाइम। हीट एक एनर्जी का फॉर्म है, इसलिए एनर्जी इज इक्वल टू पावर गुने टाइम होता है। ये सब सिखाया हुआ है फॉर्मूला, और ये भी फॉर्मूला बताया हुआ है। तो पावर गुने टाइम, पावर कितना है सर? पावर 250 वाट है बच्चों, ठीक है, 250 वाट है 6 घंटे के लिए, यानी 6 इंटू 6, 60 इंटू 60, यानी कितना हो जाएगा सेकंड के लिए। अब मैं बता रहा हूं, एक आवर में 60 सेकंड, एक मिनट में 60, एक आवर में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकंड, इसलिए 3600 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये आपको वैल्यू जो मिल गया बच्चों वो
हाँ, जब इसे सोल्व कीजिएगा तो आपके पास 5.4 इंटू 10⁻6 जूल मिलेगा। ठीक है, ये 10⁻6 जूल मिल गया। अब हाँ, अब इसे हम लोग किलो कैलोरी, हाँ देखिए एक चीज और एक चीज ध्यान देना है। कहां से इस पता है सर? ये सब हीट थर्मो में पता होना चाहिए कि ये जो यूनिट लेंगे बच्चों वो किलो कैलोरी में लिया जाता है यूनिट। ठीक है, तो सबसे पहले इसे किलो कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए जूल को 4.2 इंटू 10⁻6 को डिवाइड कर देंगे 4.2 से, तो कैलोरी में हो जाएगा। अब हमको किलो में कन्वर्ट करना है तो 10⁻3, ये 4.2 से डिवाइड किए जूल में तो कैलोरी में हुआ, 10⁻3 से डिवाइड किए तो किलो कैलोरी में हुआ। आपको पता होना चाहिए एक जूल में 4.2 कैलोरी होता है। ठीक है ना बच्चों, ये चीज क्लियर है सर? यहां से आपके पास जो वैल्यू आएगा 1.286 इंटू 10⁻3 किलो कैलोरी, ये वैल्यू आ गया। बस ये फॉर्मूला में आप पुट करना है। आइए थोड़ा नीचे करके फॉर्मूला क्या बताएं सर? H इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। H निकल गया, ठीक है, द्रव्यमान निकालना है तो H बाई एस डेल्टा टी। ये सब आपको समझना पड़ेगा। एम है, इस टर्म को इधर हम लोग नीचे ले आए हैं। ठीक है, हीट कितना निकला सर? 1.286 इंटू 10⁻3। एस कितना है? किन्हीं को डाउट? हाँ, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एक होता है, प्री डिफाइंड याद होना चाहिए, एक होता है। मैं बार बार इसे करवाया हूं, ये क्वेश्चन में तो दिया हुआ नहीं है ना जी। हाँ, ये क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है लेकिन याद होना चाहिए, पानी का एक होता है। ठीक है, स्पेसिफिक हीट। उसके बाद डेल्टा टी, टेम्परेचर का चेंज निकाल दीजिए बच्चों। टेम्परेचर का चेंज 100 डिग्री सेल्सियस का आ रहा है, इसीलिए 100 यहां कर लेंगे। आप जब इसे सोल्व कीजिएगा तो आपके पास 12.86 किलोग्राम आएगा मास। इसीलिए ऑप्शन इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। किन्हीं को डाउट है बच्चों? जितने बच्चों देख रहे हैं मैं फिर से पूछ रहा हूं, किन्हीं को डाउट है? कुछ डाउट नहीं होना चाहिए था। ये फॉर्मूला आपको लगाना है बच्चों, H इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। सर ये फॉर्मूला में द्रव्यमान तो ठीक है, एस भी पता है, डेल्टा टी एच कैसे निकलेगा? एच पावर गुने टाइम से निकाल दिए, सारा कुछ मिल गया, मास निकाल दिए बच्चों। बस सिंपल सी बात है भाई, सारा क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, एक चीज आपको निकालना होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। किन्हीं को डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों, ठीक है? आप लोग समझिए। मैं बार इतना इजी तरीका से, इतना धीरे धीरे चलने का एक ही मकसद होता है न्यूमेरिकल में, कि न्यूमेरिकल में धीरे ही चले, न्यूमेरिकल में धीरे ही चले, क्योंकि मुझे सारे बच्चों को सिखाना है। मुझे पता है जो सिंसियर बच्चा है वो देखेंगे ही देखेंगे, ठीक है ना, वो देखेंगे ही, उनको समझ के जाना है। वो सोचते हैं कि मैं आऊं तो कुछ सीख कर जाऊं, इसीलिए बोलता हूं सिंसियर बनकर पढ़ाई कीजिए। अब बाकी देखिए, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो सिर्फ कमेंट करने के लिए आते हैं, कमेंट बस उनका टाइम किसी तरीका से निकलना चाहिए। उस टाइप का बच्चा आपको नहीं बनना है। ठीक है, आपको एक सिंसियर बनना है, अच्छे से पढ़ाई करके रिजल्ट लेकर अपना खुद नाम बनाना है यार, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन देखिए। यदि किसी तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ इतना माइक्रोमीटर है, आवृत्ति भी दे रखा है, तो तरंग की चाल, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही करवाया हुआ है। तरंग का चाल v इक्वल टू एन लैम्डा से निकालना था। ये फॉर्मूला लगाइए, निकालिए, सभी लोग से करेक्ट आंसर आना चाहिए। चलिए इसका राइट आंसर देखिए, सभी लोग अपने स्क्रीन पे देखिए बच्चों, जिनसे बनी अच्छी बात, जिनसे नहीं बना स्क्रीन पे देखिए। एन कितना है? आवर्ती जो है वो 3 इंटू 10⁻18 हर्ट्ज। एन या इसे बच्चों म्यू भी बोल सकते हैं, एन से भी लिखा जाता है, स्मॉल एन या म्यू। इस फ्रीक्वेंसी को बताता है, किस चीज को बताता है? फ्रीक्वेंसी, आवर्ती। ठीक है, और वेवलेंथ कितना है सर? 10⁻⁻4 माइक्रोमीटर। नहीं चलेगा सर, इसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए 10⁻⁻4 इंटू 10⁻⁻6 कीजिएगा तो 10⁻⁻4 -6 यानी 10⁻⁻10, 10⁻⁻10। ठीक है, एक माइक्रोमीटर में 10⁻⁻6 मीटर होता है बच्चों। ठीक है, इसलिए इसे यहां से मल्टीप्लाई किए 10⁻⁻6 से। तो जब इसे सोल्व कीजिएगा सर तो आपके पास जो वैल्यू मिलेगा 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। इतना इजी क्वेश्चन था यार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। v इक्वल टू एन लैम्डा फॉर्मूला याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये पिछला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, सोचिए और समझिए। दो स्वरित्र ए और बी, ए तथा बी वायु में कंपन कर रहा है। ए की आवृत्ति इतना हर्ज है, उसके द्वारा उत्पन्न तरंगों की तरंग दैर्ध्य इतना सेंटीमीटर है। तो बी की आवृत्ति इतना हर्ज है, तो बी द्वारा उत्पादित तरंगों का तरंग दैर्ध्य क्या होगा? ये आपसे पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन को आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले पूछा जाता था, इतना टफ, लेकिन बना सकते हैं, बना सकते हैं। इन्हीं लैम्डा वाला तो कॉन्सेप्ट यूज करना है, जो मैं कॉन्सेप्ट अभी बताया वही कॉन्सेप्ट तो आपको यूज करना है। बना सकते हैं, बनाइए। ऐसे क्वेश्चन स्किप भी कर दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। चलिए देखिए, बताता हूं, समझिए। स्वरित्र ए द्वारा उत्पन्न तरंगों का वेग क्या है? भी है। ए के द्वारा वेग जो उत्पन्न हो रहा है भी है। तो अभी मैं बताया v इज इक्वल टू n1, v जो होता है वो n1 लैम्डा 1 अभी बताया ना जी। तो यहां से कीजिएगा तो 116 फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा कितना है? 200 सेंटीमीटर, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 23200 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आइए उसके बाद, स्वरित्र बी द्वारा उत्पन्न तरंगों का वेग भी उतना ही होगा, अतः स्वरित्र बी द्वारा उत्पादित तरंगों का तरंग दैर्ध्य आपको निकालना है ना जी। बी द्वारा उत्पन्न तरंगों का वेवलेंथ आपको निकालना है। दोनों का जो फ्रीक्वेंसी जो है, वेग जो है, दोनों का वेग उतना होगा। ए और बी दोनों का वेग उतना ही होगा। ए और बी का तरंग का वेग इक्वल होगा, तरंग का वेग इक्वल होगा। तो अब आप सिंपल से यहां से निकाल दीजिए बच्चों कि बी के लैम्डा निकालना है, लैम्डा 2 निकालना है, तो v बाई n2 कर देंगे। v कितना आया सर? हाँ, v इतना सेंटीमीटर दे रखा है, देखिए v इतना सेंटीमीटर आपको दे रखा है। उसके बाद n2 कितना है? n2 83 हर्ट्ज है ना जी। n2 जो है 83 हर्ट्ज है। जब आप इसे डिवाइड कीजिएगा तो आपके पास मिल जाएगा, जब आप इसे डिवाइड कीजिएगा तो आपके पास 289.5 सेंटीमीटर। चलिए, सब हम ही नहीं सोल्व कीजिएगा, आपको आप लोग भी थोड़ा सा सोल्व कीजिए, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़े। देखिए यहाँ दो स्वरित्र दे रखा है, ए और बी वायु में कंपन कर रहा है। ए की आवृत्ति इतना, उसके द्वारा उत्पन्न तरंगों इतना सेंटीमीटर, बी की आवृत्ति इतना, बी द्वारा उत्पन्न, जो मैं समझाया उससे बनाकर इजी आप बना। किसी को डाउट है? डाउट होना ही नहीं चाहिए, किसी तरीका के डाउट है नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, बिल्कुल घबराना नहीं है, मेरे साथ सोल्व करते हुए चलिए, न्यूमेरिकल सीख रहे हैं। कोई बच्चा किसी शक्तिशाली पटाखे को फटने के लिए 4 सेकंड बाद किसी खरी चट्टान के कारण प्रतिध्वनि सुनता है, तो बच्चे से चट्टान की दूरी क्या होगी? ये आपसे पूछा जा रहा है। सोचिए, समझिए और इसका आंसर ये दीजिए। थोड़ा सा लॉजिकल सोचिए यार, उसके बाद इसे समझिए, ठीक है ना। सारा कुछ आपको ध्वनि द्वारा चली गई दूरी सबसे पहले निकाल लीजिए, ठीक है। और आपको स्पीड पता है, ध्वनि का स्पीड क्या होता है? 344 इंटू 4 कर देंगे तो आपको ध्वनि द्वारा चली गई दूरी मिल गया। ध्वनि द्वारा चली गई दूरी 2 इंटू बालक की चट्टान की दूरी से इसलिए करेंगे क्योंकि टकराने के बाद आपसे पूछा जा रहा है, नहीं बाद में किसी खरी चट्टान के कारण प्रतिध्वनि सुनता है, तो बच्चे द्वारा चट्टान की दूरी क्या होगी, ठीक है। इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिंपल सी बात है भाई, उसके बाद आपको आंसर जो निकालना था वो निकल जाएगा। क्या कहना चाह रहे हैं सर? देखिए ध्वनि द्वारी, देखिए हाँ शब्द देखिएगा, स्क्रीन पे देखिएगा। ध्वनि द्वारा चली गई दूरी क्या होगा? समझिएगा, 344 स्पीड होता है ना जी, स्पीड होता है ना एयर का, ठीक है, इंटू 4 से, यानी स्पीड इंटू टाइम कर दिए तो दूरी मिल गया, तो कितना आ जाएगा? 376 मीटर। उसके बाद पुनः ध्वनि द्वारा चली दूरी, अब ध्वनि द्वारा चली गई दूरी फिर से देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब चलना है। चली गई दूरी 2 गुने क्या होगा बच्चों? बालक से चट्टान की दूरी,
चट्टान की दूरी से दुगना हो जाएगा, क्योंकि टकराने के बाद आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए बच्चों, ध्वनि द्वारा चली गई दूरी तो निकल चुका है मेरे दोस्त, उसके बाद आपको निकालना किसका, बालक द्वारा चली गई, तो डिवाइड कर दीजिए। तो बालक से चट्टान की दूरी आपसे पूछा जा रहा है ना, चट्टान की दूरी आ जाएगा, इसे डिवाइड करके कितना आ जाएगा 688 मीटर। किन्हीं को दिक्कत नहीं है, डाउट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सभी लोग बच्चों, यदि समतल दर्पण 10 डिग्री घुमा दिया जाए तो परिवर्तित किरण कितनी डिग्री से घूमेंगी, ऐसा बताया हुआ है। ये क्वेश्चन को आप लोग फटाफट सभी लोग से करेक्ट आंसर आना चाहिए। मैं बताया था यदि दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परिवर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाती है, यानी कहने का मतलब 20 डिग्री से घूमेगी। ठीक है, अगर थीटा से घुमाइएगा तो वो क्या होगी 2 थीटा से। किन्हीं को डाउट होना ही नहीं चाहिए यार इस क्वेश्चन में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब किस प्रकार प्रभावित होगा यदि लेंस के ऊपरी आधे भाग को काले कागज से लपेट दिया जाता है। यानी कहने का मतलब लेंस जो है उत्तल लेंस है यानी कॉन्वेक्स लेंस है, इसे आधा जो है हम लोग किस चीज से, काले कागज से मतलब ढक देते हैं, तो क्या चीज होगा, क्या होगा ऑप्शन के अनुसार बताएं। ये क्वेश्चन में आपको बताया था, बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है क्वेश्चन। सिर्फ जो क्या होती है ना बच्चों, ऐसे करने पे इंटेंसिटी सिर्फ घट जाती है, इमेज प्रतिबिंब बनेगा लेकिन उसका इंटेंसिटी घट जाएगी, यानी कहने का मतलब चमक कम हो जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। एक क्वेश्चन है बच्चों, किले का एक सिरा नुकीला तथा दूसरा सिरा चौड़ा बनाया जाता है, कुछ इस टाइप से रहता है। काटी देखिए, कुछ इस टाइप से रहता है ना जी, गलत बन गया, फिर से बना देता हूं। हाँ कुछ इस टाइप से रहता है, एक चौड़ा रहता है दूसरा नुकीला रहता है। क्यों, इसका कारण क्या है जो बताना है आपको, बताइए। सभी लोग से करेक्ट आंसर आना चाहिए। सब कुछ बताया हुआ है यार, सब कुछ बताया हुआ है। क्योंकि गिरने वाला स्थान पर दाब अधिक लगे तब ना वो अंदर जाएगा भाई। आपको पता होना चाहिए प्रेशर जो होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, प्रेशर क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, यानी कहने वाला प्रेशर ज्यादा करेंगे तो एरिया कम होगा। अगर एरिया ज्यादा रहेगा, एरिया अगर ज्यादा रहेगा तो प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा कि कम लगाना पड़ेगा, कम लगाना पड़ेगा। एरिया ज्यादा रहेगा तो प्रेशर कम लगाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे एरिया ज्यादा रहता है बच्चों, ताकि हाथ से प्रेशर कम लगाना पड़े, और यहाँ एरिया कम रहता है ताकि वो इजिली अंदर जा सके। गिरने वाले स्थान पर दाब अधिक लगे, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों, अब हम लोग केमिस्ट्री की ओर मूव ऑन करते हैं। सभी लोग रेडी रहिए, केमिस्ट्री का क्वेश्चन अब करने जा रहे हैं। फिजिक्स का क्वेश्चन देख लिया, आज बोला था केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन करेंगे, तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन करते हैं। और केमिस्ट्री का क्वेश्चन थोड़ा फास्ट चलेंगे। एलपीजी का मुख्य घटक आपसे पूछा जा रहा है, सभी को पता होना चाहिए एलपीजी का मुख्य घटक। फटाफट सभी लोग से करेक्ट आंसर आना चाहिए जितने लोग देख रहे हैं। ब्यूटेन प्लस आइसोब्यूटेन का मिक्सचर को हम लोग एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। किन्हीं को डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो पदार्थ जो उत्प्रेरक की शक्ति बढ़ा दे वो क्या कहलाती है। उत्प्रेरक को शक्ति बढ़ा दे वो क्या कहलाती है, वो आपसे पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन भी कराया हुआ है। इसे उत्प्रेरक विरोधक कहते हैं, उत्प्रेरक विष नहीं। जो कम कर दो उसे उत्प्रेरक विष, जो बढ़ा दो उसे उत्प्रेरक विरोधक। क्लोरीन किस विधि से बनाई जाती है यार, ये क्वेश्चन ये रिएक्शन में करवाया था। मैं आपसे आंसर सिर्फ पूछ रहा हूं। जो बच्चों को प्रोसेस देखना है वो प्रीवियस वीडियो जरूर देखे, ठीक है, प्रीवियस वीडियो देखे, उसमें करवाया हुआ है। क्लोरीन जो है वो डीकन विधि से बनाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक यौगिक है जिसका अनुभार 98 है, तो इस यौगिक का वाष्प घनत्व आपसे पूछा जा रहा है। ये फॉर्मूला सभी को पता होना चाहिए और करवाया गया कि वाष्प घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है जब अनुभार दिया हुआ होता है। जो नए बच्चे हैं उन्हें याद होना चाहिए, मैं अभी बता रहा हूं। जो पुराने बच्चे हैं उसे इनसे करेक्ट आंसर चाहिए यार इसका। यानी वाष्प घनत्व क्या होता है, अनुभार क्या आधा होता है 49 होगा, 98/2। ये फॉर्मूला होता है बच्चों वेपर डेंसिटी। वाष्प घनत्व जो होता है वो अनुभार का 2 होता है, ठीक है। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, फटाफट सभी लोग कमेंट करें, मैं देख रहा हूं सभी का कमेंट क्या होता है। ये होता है बच्चों E = mc², ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन है एक कार्बनिक यौगिक का प्रतिशत संघटन निम्न प्रकार से दिया हुआ है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होना चाहिए। आपको इसका मूलानुपाती सूत्र आपसे पूछा जा रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन भी करवाया हुआ है। देखिए सबसे पहले जो परसेंटेज दिया हुआ रहता है, जो जानते हैं वो उनसे मैं भी सोल्व करूं, आप भी सोल्व कीजिए। सबसे पहले 92.4 को उसका मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए। हाइड्रोजन 7.6, इसका भी मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए। तो परमाणु भार जो आ गया, परमाणुओं की संख्या जो आ गया बच्चों, वो 7.7 आ जाएगा जब डिवाइड कीजिएगा तो, और 7.6 आ जाएगा जब इसे डिवाइड कीजिएगा। इससे आपको जो सबसे कम है उससे भागा लगाना है, दोनों में सबसे कम है उससे भागा लगा दीजिए। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो आपके पास 1.01 आएगा और 1 आएगा, यानी कहने का मतलब दोनों का आइटम 1 मिल गया। इसलिए सरल अनुपाती सूत्र जो हुआ वो CH जो हुआ 1 हुआ। इसलिए बच्चों मूलानुपाती सूत्र जो हुआ वो CH हुआ। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। एक क्वेश्चन करवाया हुआ है, पिछला लेक्चर देख लीजिएगा जिनको प्रॉब्लम है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 82 सभी लोग देखें और इसे बनाने का कोशिश करें। कहा जा रहा है क्वेश्चन 82 में जी कि समान द्रव्यमान वाले दो तत्व है X है Y के परमाणु क्रमांक आपको क्रमशः 20 और 22 है। यदि तत्व के X के नाभिक में 22 न्यूट्रॉन है तो तत्व Y के न्यूट्रॉनों की संख्या आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले जो परमाणु मास होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है, एटॉमिक मास होता है, वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होती है। ये तो आपको सभी लोग को पता होना चाहिए। तो कहा जा रहा है समान द्रव्यमान वाली दो तत्व है, ठीक है। परमाणु क्रमांक एक का 20 है, दूसरा का 22 है। यदि तत्व X के नाभिक में 22 न्यूट्रॉन है, X के नाभिक में तो 22 न्यूट्रॉन है, तो X का आपको सबसे पहले एटॉमिक मास निकाल लीजिए। एटॉमिक मास निकाल लीजिए यानी परमाणु द्रव्यमान निकाल लीजिए। क्वेश्चन करवाया हुआ इसीलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूं। एटॉमिक मास कहने का मतलब बच्चों 22 न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या X में कितना है 20 है, यानी कितना हो गया 42 आ गया। एटॉमिक मास कितना आ गया 42 आ गया। अब दोनों का द्रव्यमान समान है, इसलिए Y का न्यूट्रॉन निकालने के लिए 42 में से प्रोटॉन घटा दीजिए। Y का 22 प्रोटॉन है, घटा दीजिए तो न्यूट्रॉन का संख्या Y का मिल गया आपको। 42 में से 22 गया तो आपके पास 20 न्यूट्रॉन की प्रेजेंस आपको दिखेगा Y में। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन टफ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है और सबसे आया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको मैं ऑलरेडी करवाया हूं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है बच्चों। हाँ 83 नहीं करवाया क्या यार, 82। अच्छा 82 के बाद नहीं, अच्छा 83 स्किप हो गया। आइए यहाँ 84 देखिए। रेडॉन का दोस्तों अर्ध आयु इतना दे रखा है, इतना वर्ष के पश्चात इसका प्रारंभिक मात्रा क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा क्वेश्चन है यार, बताइए सभी लोग। हाँ जी क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है रेडॉन 226 की अर्ध आयु इतना वर्ष है, इतना वर्ष के पश्चात इसकी प्रारंभिक मात्रा क्या रह जाएगी, ये कहा जा रहा है। ये क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है, सिंपल सी बात है। अर्ध आयु यानी अर्ध आयु आपको निकालना है कि मतलब इतना के वर्षों के बाद पश्चात प्रारंभिक में मात्रा क्या रह जाएगी। तो समझिएगा बच्चों, ठीक है। 1 ग्राम टी हाफ, यानी टी हाफ कितना दे रखा है 1580 वर्ष। 1580 में 1 ग्राम आधा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर 1580 में आधा के आधा कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। फिर देखिए बच्चों, फिर 1580 में 1/4 के आधा 1/8 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब 1/8 होने में आपको कितना टाइम लग जाता है 1580। ये सब क्वेश्चन करवाया हुआ है, ठीक है। 1580 प्लस 1580 कितना हो गया बच्चों, 1580 प्लस 80 4740। यही तो कह रहा है 4740 से पश्चात प्रारंभिक मात्रा क्या रह जाएगी 1/8। किन्हीं को दिक्कत, चलिए सर बिल्कुल सही है, ठीक है बच्चों। आज का सेशन को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। ऑलरेडी 1 घंटा का लेक्चर कंप्लीट हो गया बच्चों। 4 क्वेश्चन जो है 4 क्वेश्चन नहीं 10-12 क्वेश्चन रह चुका है आज का सेशन में। वो क्वेश्चन मैं नेक्स्ट सेशन में आपको करवा दूंगा, क्योंकि 1 घंटा का लेक्चर होता है, 1 घंटा का क्लासेस चलता है, 1 घंटा कंप्लीट हो गया है, इसलिए वो क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में आपको करवा दिया जाएगा। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद। और टेस्ट आपको देना है, टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और पीडीएफ के लिए आपको studyindia.com विजिट करना है।
या टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आप व्हाट्सएप ग्रुप, आपके जो मन है वो मन से आप कर सकते हैं। अगर दिक्कत हो रही है टेलीग्राम ज्वाइन करने में, ऐसे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप गूगल में सर्च कीजिए studyindia.com, वहां से वेबसाइट से पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद, जय हिंद। और टेस्ट जरूर लगाइएगा, टेस्ट भी चल रहा है, ठीक है।